गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज जो हम लोग टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं वो सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन, कोशिका संरचना और काम, इसके बारे में पढ़ने जा रहे हैं। बहुत ही अच्छा टॉपिक है सेल का। सेल का स्टडी साइटोलॉजी कहलाता है। आप लोग जानते होंगे कि सेल के स्टडी को साइटोलॉजी कहते हैं और जो व्यक्ति सेल का स्टडी करते हैं उनको साइटोलॉजिस्ट कहते हैं। ये टॉपिक आपको क्लास 9th के का फर्स्ट लेसन, बायो का फर्स्ट लेसन साइटोलॉजी है, उसमें देखने को मिल जाएगा। इवन 8th क्लास में भी सेल के बारे में स्टडी करना है और जो हायर क्लास है 11th 12th वो पढ़ना ही है उसमें सेल। तो होता क्या है ना कि सेल तो किसी भी ऑर्गेनिज्म का बेसिक यूनिट है। सेल को स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ कहा जाता है। तो ये टॉपिक बहुत ही इंटरेस्टेड टॉपिक है जो सभी बायो के स्टूडेंट के लिए इंपॉर्टेंट है। सो लेट्स वी स्टार्ट सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। जैसा कि आप सेल का डिफाइन मैं आपको ऑलरेडी लिखा दिया था, एक बार आप लोग जल्दी जल्दी नोट आउट करेंगे कि सेल किसे कहते हैं। अगर कोई पूछे तो आपको बस बताना है कि सेल क्या है। तो सेल इज द structural and functional unit of life। कोई पूछेगा कि सेल किसे कहते हैं, आपको बताना है कि सेल जो होता है वो स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट है। लेकिन आप एक बात और उसमें इंक्लूड कर सकते हैं, सेल इज द, तो मैं बता रहा था आपको कि सेल इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। आप इसको ऐसे भी बोल सकते हो, सेल इज द स्मॉलेस्ट स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ यूनिट ऑफ लाइफ। किसी भी लाइफ का या आप कह लो किसी भी लिविंग का सबसे स्मॉलेस्ट यानी सबसे छोटा स्ट्रक्चरल संरचनात्मक एवं फंक्शनल यानी क्रियात्मक इकाई को आप क्या कहोगे? सेल कहोगे, कोशिका कहेंगे। कोशिका सबसे छोटी संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई होती है किसी भी जीवों की। अकॉर्डिंग टू सेल, आपको नंबर ऑफ सेल, अगर आप देखो कि सेल के नंबर के अनुसार से आप लिविंग को हुए जितने भी लिविंग है, जितने ऑर्गेनिज्म है, आप उसको दो कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हो। जैसे आपका ये पहला हो जाएगा यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म जो एक ही सेल का बना होता है, और मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म जो मोर देन वन सेल के बने होते हैं। तो यूनिसेलुलर और मल्टी सेलुलर नंबर ऑफ सेल के अकॉर्डिंग आप ऑर्गेनिज्म को डिवाइड कर सकते हो। यदि एक सेल का बना हुआ है कोई तो यूनिसेलुलर, और एक से अधिक सेल का कोई बना हुआ है तो मल्टी सेलुलर। लेकिन इन सब बातों को पढ़ने से पहले हम लोगों को कुछ और बेसिक चीज जानना है कि सेल जो है उसका स्टडी क्या कहलाता है, और जो व्यक्ति सेल का स्टडी करते हैं वो व्यक्ति को क्या कहते हैं। तो सेल का स्टडी ऑफ सेल is known as साइटोलॉजी। सेल का स्टडी क्या कहलाता है? साइटोलॉजी कहलाता है। कोशिका विज्ञान, इसको हिंदी में क्या कहते हैं? कोशिका विज्ञान। आप इसको ऐसे भी बोल सकते हो, दैट ब्रांच ऑफ बायोलॉजी इन विच वी स्टडी अबाउट सेल इज नोन एज साइटोलॉजी। जीव विज्ञान की वैसी शाखा जिसमें हम सिर्फ और सिर्फ सेल का स्टडी करते हैं, कोशिकाओं का अध्ययन करते हैं, वो साइटोलॉजी कहलाता है। इट्स ओके गाइस।
तो स्टडी ऑफ सेल इज नोन एज साइटोलॉजी। सेल का स्टडी साइटोलॉजी कहलाता है, कोशिका विज्ञान कहलाता है। और जो व्यक्ति सेल का स्टडी करते हैं, जो व्यक्ति सेल का डीपली स्टडी करते हैं, उन्हें साइटोलॉजिस्ट कहते हैं। तो साइटोलॉजिस्ट कोशिका वैज्ञानिक। साइटोलॉजिस्ट किसे कहते हैं? वन हु डीपली स्टडी अबाउट सेल। वह व्यक्ति जो सेल का डीपली स्टडी करते हैं, उनको साइटोलॉजिस्ट कहते हैं। तो आई होप आपने साइटोलॉजी और साइटोलॉजिस्ट समझ लिया होगा। साइटोलॉजी कहते हैं सेल के स्टडी को, और जो व्यक्ति सेल का डीपली स्टडी करता है, उन्हें साइटोलॉजिस्ट कहते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग, और इसमें देखते हैं कि ये सेल जो है आपका, सेल का डिस्कवर्ड सबसे पहले कौन से वैज्ञानिक के द्वारा किया गया था, और कौन से सेल का डिस्कवर्ड किया गया था? वो नॉन लिविंग सेल था, और एक वैज्ञानिक हुए जिनका नाम था रॉबर्ट हुक। तो एट फर्स्ट रॉबर्ट हुक was discovered. At first, Robert Hooke was discovered cell in कॉर्ड प्लांट। ये पूछेगा कहां पे? तो कॉर्ड प्लांट में ये डेड सेल का डिस्कवर्ड किए थे। और कितने ईस्वी में किए थे? तो इन 1665 1665 ईस्वी में रॉबर्ट हुक के द्वारा, किनके द्वारा? रॉबर्ट हुक, इनके द्वारा 1665 ईस्वी में 1665 में कॉर्ड प्लांट पे सेल का डिस्कवर्ड किया गया। कैसा सेल था वो? तो वो डेड सेल था, मृत कोशिका थी, इसे भी आप लोग जान लेंगे। वो डेड सेल था, और इन्होंने जो डिस्कवर्ड किया सेल का, वो सेल्फ मेड माइक्रोस्कोप के द्वारा किया। सेल्फ मेड माइक्रोस्कोप। सेल्फ मेड माइक्रोस्कोप। अब ये पहले आप लोग को मैं बता देता हूं, माइक्रोस्कोप किसे कहते हैं? माइक्रोस्कोप का हिंदी होता है सूक्ष्मदर्शी। ऐसा यंत्र जिसके द्वारा हम अत्यंत छोटे छोटे ऑब्जेक्ट्स को डिटेल्ड रूप में देख पाते हैं, उन्हें माइक्रोस्कोप कहते हैं। शायद आप लोगों को पहले से भी पता होगा कि ऐसा यंत्र जिसके द्वारा हम अत्यंत छोटे छोटे किसी भी ऑब्जेक्ट को डिटेल्ड फॉर्म में देख पाते हैं, उसका स्टडी कर पाते हैं, उन्हें माइक्रोस्कोप कहते हैं, सूक्ष्मदर्शी कहते हैं। बट 1665 में माइक्रोस्कोप तो उतना ज्यादा डेवलप हुआ तो नहीं था अभी के दौर के जैसे। तो रॉबर्ट हुक क्या किए थे? 1665 ईस्वी में अपने द्वारा खुद बनाए हुए माइक्रोस्कोप से सेल को देखा। क्योंकि रॉबर्ट हुक ही सबसे पहले सेल को देखे थे, डेड सेल को देखे थे। कहां देखे थे? तो कॉर्ड वाले प्लांट में, मैंने यहाँ मेंशन कर दिया है। कितने ईस्वी में देखे थे? कोई पूछेगा, आपको बताना है 1665 में देखे थे। तो रॉबर्ट हुक सबसे पहले सेल का स्टडी किए, अतः रॉबर्ट हुक को फादर ऑफ साइटोलॉजिस्ट के नाम से जाना जाता है, फादर ऑफ साइटोलॉजी। तो यदि आपसे कोई क्वेश्चन पूछे फादर ऑफ साइटोलॉजी कौन है? फादर ऑफ साइटोलॉजी, फादर ऑफ साइटोलॉजी कौन है? तो आप लोग ऑब्वियसली बोलेंगे रॉबर्ट हुक है। रॉबर्ट हुक, इन्होंने ही ना सबसे पहले देखा था। जो व्यक्ति किसी भी चीज का स्टडी
सबसे पहले करते हैं और उसके बारे में दुनिया को बताते हैं, तो उनको फादर के नाम से जाना जाता है। यानी अगर पूछेगा आपको कि साइटोलॉजी के फादर कौन है, किसने सेल कोशिका साइटोलॉजी के जनक कौन है, अगर पूछेगा तो आपको बताना है रॉबर्ट। अब इन्होंने क्या किया था 1665 में कॉर्ड प्लांट पे सेल को देखा था। कॉर्ड प्लांट पे जब इन्होंने सेल को देखा तो इन्हें हनी बी कम्ब के जैसा स्ट्रक्चर नजर आया, जो कुछ इस टाइप का था। इन्हें उस टाइम में जो वो माइक्रोस्कोप बनाए थे उसमें कुछ इस टाइप का स्ट्रक्चर नजर आया। ऐसा स्ट्रक्चर जो मधुमक्खी के छाते के जैसा था। कैसा था? मधुमक्खी के छाते के जैसा था। और इन्होंने इस प्रत्येक चैम्बर, जो भी चैम्बर है, प्रत्येक चैम्बर का नाम इन्होंने सेल दिया। रॉबर्ट हुक ने क्या नाम रखा चैम्बर का? सेल, कोशिका। एक्चुअली सेल का मतलब वहां पे इन्होंने सोचा कि ये स्मॉल रूम के जैसे हैं। कैसे हैं? स्मॉल रूम लाइक है, छोटे कक्ष के जैसे हैं, इसीलिए इन्होंने इनका नाम सेल दिया, कोशिका दिया। इसके बाद आती है बात आपको सेल। जब आप इतना देख लिए, आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और जो भी मैं बता रहा हूं आप उसका स्क्रीनशॉट लेते जाओ, आपको हेल्प मिलेगा आपके स्टडी में। बहुत ही इंटरेस्टेड टॉपिक है सेल। यदि आपसे पूछे, अभी मैं आपको सेल का डिफाइन बताया, सेल के डिफाइन में आपको मैं बताया कि सेल इज द स्मॉलेस्ट स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। एक बार मैं डिफाइन फिर से लिखता हूं, इससे एक क्वेश्चन अराइज होता है और क्वेश्चन पूछेगा कि व्हाई सेल इज नोन एज स्मॉलेस्ट स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। सेल को सबसे छोटा स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट क्यों कहा जाता है? एक क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है कोई, व्हाई सेल्स आर नोन एज smallest structural and functional unit of life. Why cells are known as smallest structural and functional unit of life. क्वेश्चन क्या है कि सेल को किसी भी जीवों का सबसे छोटा संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई क्यों कहा जाता है? सेल को किसी भी जीवों का सबसे छोटा संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई क्यों कहेंगे? ऐसे ही विशाल सर बोल दिए इसीलिए कहेंगे, या दुनिया में पहले कोई बोल दिए थे इसीलिए कहेंगे, या आपके बुक में दिया हुआ है क्या इसलिए सिर्फ कह देंगे? नहीं, इसके पीछे रीजन है क्योंकि सेल जो है आप सभी को पता है कि किसी भी लिविंग का, जो भी लिविंग है, चाहे वो यूनिसेलुलर हो चाहे वो मल्टी सेलुलर हो, जो भी लिविंग है उनके बॉडी का स्ट्रक्चर, उनके बॉडी का निर्माण, उनके बॉडी का फॉर्मेशन सेल से ही होता है। क्योंकि सेल से किसी भी जीवों के बॉडी का फॉर्मेशन होता है, इसीलिए सेल को स्ट्रक्चरल यूनिट कहा जाता है। जैसे एक एग्जाम्पल बहुत कॉमन है, सभी जगह दिया जाता है, वो आप लोग भी जानते होंगे। अगर मैं कहूं कि ये जो वाल है आपका सामने, जो ये वाल है, ये जो वाल है आगे यहाँ पे, ये वाल किस चीज का बना है? तो बना तो बहुत सारे मटेरियल्स का है, इसमें ईंट भी लगे हैं, सीमेंट भी है, सब कुछ है, बट इसका बेसिक यूनिट क्या है? तो एक एक ईंट को जोड़ के वाल बनाया गया, एक एक ईंट को जोड़ के दीवार बनाया गया। उसी तरह से हमारा बॉडी भी एक एक सेल को जोड़ करके बनाया गया है। अगर मैं बोलूं कि ये क्लॉथ,
ये क्लॉथ्स कैसे बना है, तो एक एक धागे को जो है कि ये क्लॉथ्स बना है। इसी तरह से हमारा बॉडी भी एक एक सेल से जुट के बना है। तो इसीलिए सेल को स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ लाइफ के नाम से जाना जाता है। दैट्स क्लियर। अब क्वेश्चन पूछेगा कि सेल को फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ क्यों कहते हैं। तो सेल को फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ इसलिए कहते हैं क्योंकि सेल में मेटाबॉलिक प्रोसेस होता है। मेटाबॉलिक प्रोसेस कंटिन्यूअसली चलते रहता है। मेटाबॉलिक प्रोसेस सेल में कंटिन्यूअसली चलता है। मेटाबॉलिक प्रोसेस के बारे में आपको पता होगा कि इसमें दो टाइप का प्रोसेस आता है, एक आता है एनाबॉलिक और दूसरा आता है कैटाबॉलिक। एनाबॉलिक एंड कैटाबॉलिक। कैटाबॉलिक प्रोसेस। तो एनाबॉलिक प्रोसेस और कैटाबॉलिक प्रोसेस यानी सेल के अंदर कुछ चीजों का निर्माण कंटिन्यूअसली होता है, वहीं पे कुछ चीज जो है लगातार कंटिन्यूअसली टूटते हैं। तो लगातार जो निर्माण और टूटने की प्रक्रिया होती है, इसी को एक साथ सम्मिलित रूप से मेटाबॉलिक प्रोसेस कहते हैं, जो सेल के अंदर पॉसिबल है, जो सेल के अंदर संभव है। इसीलिए सेल को फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ कहा जाता है। और सेल को स्मॉलेस्ट यूनिट तो कहा ही जाएगा, क्योंकि सेल जो है सबसे छोटी इकाई है किसी भी जीवों की। तो आपका ये डाउट क्लियर हो गया होगा, ये क्वेश्चन का आंसर आपको मिल गया होगा कि सेल को सबसे छोटी संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई क्यों कहते हैं। ओके, कम हियर, आ जाइए। नेक्स्ट टॉपिक हम लोग देखेंगे अकॉर्डिंग टू सेल। अच्छा, सेल कितने टाइप का होगा। अगर आपसे कोई पूछे कि सेल कितने टाइप का होता है, तो आप क्या मिस्टेक करते हो। आप सबसे ज्यादा मिस्टेक ये करते हो कि आप बता देते हो कि सेल कितने टाइप का होगा। तो सेल दो टाइप का होगा। एक होगा, आपके मन में अभी भी आता होगा कि एक होगा प्लांट सेल और एक होगा एनिमल सेल। प्लांट के बॉडी में पाए जाने वाले सेल को प्लांट सेल कहेंगे, एनिमल सेल के बॉडी में पाए जाने वाले सेल को एनिमल सेल कहेंगे। यहीं पे मिस्टेक होता है। अगर आपको पूछे, ये तो नहीं पूछा ना पोजीशन क्या अकॉर्डिंग सेल कितने टाइप का, अगर आपको पूछे अकॉर्डिंग टू प्रेजेंस ऑफ न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के प्रेजेंस के अनुसार से सेल कितने टाइप का, तो आपको बताना है कि न्यूक्लियस के प्रेजेंस के अनुसार से सेल दो टाइप का होता है। एक होता है प्रोकैरियोटिक सेल और दूसरा होता है यूकैरियोटिक सेल। तो आप लिखना स्टार्ट करेंगे, स्टार का सिंबल बनाएंगे और लिखेंगे अकॉर्डिंग टू प्रेजेंस ऑफ न्यूक्लियस there are two types of cell. Two types of cell. न्यूक्लियस के प्रेजेंस के अनुसार सेल को दो भागों में बांटा गया है, न्यूक्लियस की उपस्थिति के अनुसार से। पहला हो जाएगा आपका प्रोकैरियोटिक सेल। प्रोकैरियोटिक सेल, इसको ऐसे पढ़ेंगे, मैं हिंदी में आंसर इसका प्रोनाउंसिएशन लिख देता हूं, आप लोगों को प्रॉब्लम नहीं होगा। प्रोकैरियोटिक सेल को कोशिका कहते हैं, प्रोकैरियोटिक कोशिका। एंड सेकेंड हो जाएगा यूकैरियोटिक सेल। यूकैरियोटिक सेल, आप ऐसे लिखोगे इसको, यूकैरियोटिक सेल यानी कोशिका। आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए।
According to presence of nucleus, there are two types of cell, prokaryotic cell and eukaryotic cell. और मैं आपको आगे बताऊंगा कि प्रोकैरियोटिक सेल क्यों इसका नाम हुआ और इसका नाम यूकैरियोटिक सेल क्यों पड़ा, क्या होता है प्रोकैरियोटिक सेल और क्या होता है यूकैरियोटिक सेल, और मैं ये भी आप लोगों को आज की क्लास में बताऊंगा व्हाट इज द मेन डिफरेंस बिटवीन प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल। पहले आप इसका एक स्क्रीनशॉट लीजिए। तो सबसे पहले हम लोग जो पढ़ेंगे, न्यूक्लियस के बेस के अनुसार से सेल को दो भागों में डिवाइड किया गया है। पहला का नाम था प्रोकैरियोटिक सेल, तो फर्स्ट में लिखेंगे प्रोकैरियोटिक सेल। प्रोकैरियोटिक सेल क्या होता है, इसको जानने से पहले आप ये जान लो कि प्रोकैरियोटिक सेल दो वर्ड से मिलकर बना है। प्रो मीन्स होता है फॉल्स, प्रो मीन्स होता है फॉल्स, और कैरियोटिक वर्ड, ये जो कैरियोटिक वर्ड है, प्रो मीन्स हो गया फॉल्स, और कैरियोटिक वर्ड जो है, ये कैरियोटिक वर्ड कैरियन से मिलकर बना है। कैरियन मीन्स होता है न्यूक्लियस। अब तो आप इसका डिफाइन खुद से भी क्रिएट कर सकते हो कि वैसा सेल जिसमें फॉल्स न्यूक्लियस पाए जाते हैं। प्रोकैरियोटिक सेल कैसा होगा, वैसा सेल जिसमें फॉल्स न्यूक्लियस अर्थात पाए जाते हैं अर्थात न्यूक्लियस अब्सेंट होता हो, न्यूक्लियस अब्सेंट रहता है, साथ ही एक वर्ड और जोड़ दीजिएगा, इंक्लूड कर दीजिएगा, साथ ही कोई भी सेल ऑर्गेनेल्स बॉन्डेड नहीं होते हैं, बॉन्डेड नहीं रहते हैं। कोमा डाल के लिखेंगे, प्रोकैरियोटिक सेल कहलाते हैं, प्रोकैरियोटिक सेल कहलाते हैं। इस मार्कर का इंक समाप्त हो गया है। ये आपका मार्कर का इंक समाप्त हो गया था। मैंने लिखा है कि प्रोकैरियोटिक सेल ऐसे सेल को कहते हैं जिसमें न्यूक्लियस फॉल्स पाया जाता है। फॉल्स न्यूक्लियस पाए जाने का मतलब क्या हुआ, न्यूक्लियस अब्सेंट होता है। कुछ ऐसे सेल्स होते हैं जिसमें न्यूक्लियस अब्सेंट होता है, जैसे आपको बैक्टीरिया का सेल इसका एग्जाम्पल हो जाएगा। अगर कोई पूछे कि इसका एग्जाम्पल क्या होगा तो आपको बताना है सच एज बैक्टीरिया। बैक्टीरिया में जो सेल पाया जाता है, बैक्टीरिया एंड साइनोबैक्टीरिया। साइनोबैक्टीरिया को एक और नाम से जाना जाता है, साइनोबैक्टीरिया को ब्लू ग्रीन एल्गी के नाम से भी जाना जाता है। तो साइनोबैक्टीरिया का एक और नाम है, याद रखेंगे, एग्जाम में पूछता है, ब्लू ग्रीन एल्गी, साइनोबैक्टीरिया। तो बैक्टीरिया यानी जीवाणु और साइनोबैक्टीरिया ब्लू ग्रीन एल्गी, जिसे नील हरित शैवाल कहते हैं, इनमें आपको कौन सा सेल देखने को मिलेगा, प्रोकैरियोटिक सेल। यानी ऐसा सेल देखने को मिलेगा जिस सेल में न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं है, और जो भी बहुत ऐसे सेल ऑर्गेनेल्स हैं
जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्गी बॉडी, ये सब एब्सेंट होते हैं। तो ये था प्रोकैरियोटिक सेल। मैंने डिफाइन बताया कि वैसा सेल जिसमें फॉल्स न्यूक्लियस पाया जाता हो, वैसा सेल जिसमें फॉल्स न्यूक्लियस पाया जाता हो, अर्थात न्यूक्लियस एब्सेंट रहता है, न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं रहता है बल्कि न्यूक्लियस एब्सेंट होता हो। साथ ही कोई भी सेल ऑर्गेनेल्स, जो भी सेल ऑर्गेनेल्स होगा वो बॉन्डेड नहीं होगा, वो कवर्ड से घिरा हुआ नहीं रहेगा, कोई किसी प्रकार की झिल्ली नहीं पाई जाएगी सेल के सेल ऑर्गेनेल्स में, यानी कोशिकांग में, जो सेल के अंदर की कोशिकांग होती है सेल ऑर्गेनेल्स में आ जाएगा आपको माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी बॉडी, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये सब जितने भी सेल ऑर्गेनेल्स होंगे ये या तो नहीं पाए जाएंगे, और जो कुछ पाए भी जाएंगे वो बॉन्डेड नहीं होंगे, वो किसी प्रकार के मेम्ब्रेन से घिरे हुए नहीं होंगे। तो इस टाइप के सेल को क्या कहा जाता है? इस टाइप के सेल को प्रोकैरियोटिक सेल कहा जाता है। और ये प्रोकैरियोटिक सेल देखने में कहां आपको देखने को मिलेगा? तो जो बैक्टीरिया है, जीवाणु है और साइनोबैक्टीरिया है, यानी ब्लू ग्रीन एल्गी है, उनमें आपको प्रोकैरियोटिक सेल देखने को मिलेगा। तो बात हो गई प्रोकैरियोटिक सेल की। अब एक और पढ़ेंगे यूकैरियोटिक सेल। मैं इसी को थोड़ा सा इरेज कर देता हूं, पॉइंट नंबर 2 लिखता हूं और इसमें यूकैरियोटिक सेल बना देता हूं। यहां पे डिफाइन चेंज हो जाएगा। यूकैरियोटिक सेल भी 2 वर्ड से मिलके बना है। एक होता है यू मीन्स होगा ट्रू, और कैरियोटिक वर्ड तो कैरियन से मिलके बना है, तो कैरियन मीन्स हो जाएगा न्यूक्लियस। अब इसका डिफाइन हो जाएगा वैसा सेल जिसमें ट्रू न्यूक्लियस पाया जाता हो, जिसमें ट्रू न्यूक्लियस पाया जाता हो, वैसा सेल जिसमें ट्रू न्यूक्लियस पाया जाता हो, अर्थात न्यूक्लियस प्रेजेंट रहता हो। यहां पे आपको क्या कर देना है? न्यूक्लियस प्रेजेंट रहता हो। साथ ही सभी सेल ऑर्गेनेल्स, यहां पे लिख देना है, साथ ही सभी सेल ऑर्गेनेल्स बॉन्डेड रहते हैं, नहीं कोई इसको दीजिए, साथ ही सभी सेल ऑर्गेनेल्स बॉन्डेड रहते हैं। क्या कहलाता है? ऐसे सेल्स को हम लोग कहते हैं यूकैरियोटिक सेल। क्या कहते हैं? यूकैरियोटिक सेल कहलाता है। और यूकैरियोटिक सेल का एग्जाम्पल अगर आपको पूछे तो आपको बताना है कि यूकैरियोटिक सेल का एग्जाम्पल हो जाएगा जितने भी प्लांट सेल है जो प्लांट बॉडी में पाए जाते हैं, या एनिमल सेल है जो एनिमल बॉडी में पाए जाते हैं। तो ये प्लांट सेल और एनिमल सेल आपको इसका एग्जाम्पल हो जाएगा। प्लांट सेल एंड एनिमल सेल, प्लांट बॉडी में और एनिमल के बॉडी में जो पाए जाने वाले सेल्स हैं वो किसके बने होते हैं? कौन से सेल्स हैं? तो वो यूकैरियोटिक सेल हैं। तो आज आप लोगों ने प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल के बारे में अच्छे से स्टडी किया। आप इसका एक स्क्रीनशॉट लीजिए। ओके, अब हम लोगों का क्लास चलेगा व्हाट इज द मेन डिफरेंस बिटवीन प्रोकैरियोटिक सेल एंड यूकैरियोटिक सेल। व्हाट इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल। दोनों कोशिका में कुछ ना कुछ तो अंतर होगा, और ये वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक कोशिका में क्या अंतर है। एग्जाम में पूछता है। बट आज का क्लास इतने ही मैं आज का क्लास में समाप्त करता हूं। नेक्स्ट क्लास में हम लोग जानेंगे प्रोकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक सेल में क्या बेसिक अंतर है। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।